हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश कौर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने अपने पहले 3 चैप्टरों का रिवीजन किया था काफ़ी अच्छी तरीके से, आपने देखा भी होगा और समझा भी होगा। तो बाकी के 3 चैप्टर रह रहे हैं, आज फिर करेंगे हम 4th चैप्टर से रिविजन स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं 4th चैप्टर से और सभी को प्यार भरा नमस्कार। एंड नाउ चौथा चैप्टर जो हमारा है सांडग यानी डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को समझने से पहले आपको समझना पड़ता है मैट्रिक्स को, जो कि आप तीसरे चैप्टर को पढ़ के आए होंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो पहले तीसरे चैप्टर को जरूर पढ़ कर आए। मैट्रिक्स यानी आव्यूह, आव्यूह का ही एक भाग होता है क्या बेटा, सारणिक यानी डिटरमिनेंट, जिसको हिंदी में सारणिक बोलते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट कुछ और नहीं होता, एक सारणिक का क्या होता है, वो सॉरी आव्यूह का क्या होता है, एक भाग होता है। लेकिन किस आव्यूह का होता है, ये केवल वर्ग आव्यूह का होता है। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह कौन सी होती है बेटा नारायण, वर्ग आव्यूह कौन सी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जी बिल्कुल, पंक्ति और स्तंभ कैसे हो, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या कैसी हो, बराबर हो, तो वो कैसी कहलाती है, आपकी वर्ग आव्यूह कहलाती है। तो हमेशा सारणिक जो है एक तरीके की संख्या होते हैं, है ना, एक वास्तविक संख्या का एक तरीके से एक भाग होता है, किसका, आव्यूह का, है ना, एक तरीके से संख्या कहलाती है किसकी, आव्यूह की, सारणिक कहलाती है। यानी हम ये कह सकते हैं आव्यूह का एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है, कौन, सारणिक। यानी मेरे हिसाब से तो सारणिक एक ऐसा मेथड तैयार किया गया था, एक ऐसी विधि तैयार की गई थी, किसको सॉल्व करने के लिए, आव्यूह को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसका यूज क्या था हमारी लाइफ में, इसका यूज, सारणी का यूज करने के लिए हमने क्या किया, जैसे आपके रेखिक समीकरण थे ना, आप रेखिक समीकरण जैसे कि आपने देखा है, आप जैसे मानो फॉर एग्जांपल 2x प्लस के 3y है ना, और प्लस के 4z है ना, बराबर 6 है। दूसरा कितना मान लो 7x है ना, 8y प्लस के 9z। अब इनको आप वैसे सॉल्व करोगे तो बड़ी दिक्कतें आती हैं इन समीकरणों को, लेकिन आप इनको सारणी की मदद से, सारणी की हेल्प से बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो इन रेखिक समीकरणों को। सबकी घात एक है। तो मोस्टली जो सारणी का यूज़ किया गया था वो किसके लिए किया गया था, रेखिक समीकरणों को यूज करने के लिए, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम समझने जा रहे हैं ना। तो हम वही वाली बात है कि हम रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्टों का। तो सबसे पहले अगर मैं एक बात करूं तो आपको पता है कि सारणी का चिन्ह जो साइन होता है वो कौन सा होता है बेटा, सारणी का साइन कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे या ऐसे डबल डबल कॉमा में। तो ये तो मोस्टली आपको दिखाई देता नहीं, केवल यूज़ किसका किया जाता है, इसको मोस्टली बच्चे जो हैं इसको मॉड की तरह मान के चलते हैं। ये मॉड को रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, इसका मॉड नहीं, केवल डिटरमिनेंट का साइन है, ये डिटरमिनेंट का अपना एक साइन है, इससे मॉड से कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो। तो ऐसे ही मॉडुलस का फंक्शन चिन्ह होता है, लेकिन वो साइन और ये साइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। ये केवल डिटरमिनेंट का एक भाग है, मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, समझ रहे हो। तो अगर इसकी बात करें, पहले हमें ये समझ में आ गया कि सारणी क्या होती है। सारणी एक क्या है, आपकी आव्यूह का एक तरीके से एक भाग है, छोटा भाग, जिसको सारणी को हल करने के लिए बनाया गया था। यानी एक संख्या है जो किससे मिलकर बनी होती है, आव्यूह के, वो भी कैसी आव्यूह से, वर्ग आव्यूह से मिलकर बने। सारणी केवल वर्ग आव्यूह ही की सॉल्व की जा सकती है और किसी की सॉल्व नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो थोड़ी सी और 2-3 चीज़ें अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें यहाँ पे अंतर, अगर डिफरेंस पूछे जाते हैं तो एक बार हमसे भी कभी पूछा गया था, मैंने शायद कभी आपको बताया हो कि हमसे भी पूछा गया था, बताइए कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो पहली बात तो ये, एक तो वही कहते हैं ना, आपने समझा हो तो दोनों में साइन में बहुत डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये भी है, दोनों का साइन बहुत डिफरेंट है। दूसरी बात कि एक तो ये सारणी का एक भाग होता है, ये भी एक अपने आप में अंतर है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, आपको पता है कि एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सारणी में क्या है कि किसी भी संख्या का आप भाग दे रहे हो, गुणा कर रहे हो किसी संख्या में, अचर संख्या से गुणा कर रहे हो, तो वो क्या होता था कि सारणी की प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में मल्टीप्लाई होता था, जबकि सॉरी मैट्रिक्स की, है ना। जबकि सारणी में क्या है कि आप किसी रो और कॉलम में या किसी पंक्ति या स्तंभ में इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी संख्या का। यानी अगर आप किसी संख्या से कॉमन निकाल रहे हो तो मैट्रिक्स में क्या था, पूरे जितने भी पंक्ति स्तंभ में सब में से कॉमन आएगा, वो एक किसी इंडिविजुअल से नहीं आ सकता। लेकिन हम सारणी में क्या कर सकते हैं, हम जैसे हमें R1 से ही चाहिए तो हम R1 से कॉमन ले सकते हैं, R1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। R2 से चाहिए तो R1 में कॉमन ले सकते हैं, R2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं, समझ रहे हो। लेकिन जबकि हम मैट्रिक्स में नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में तो क्या करना पड़ेगा, वो एक एक, अगर आपने मान लो 2 कॉमन लिया तो 2 इसमें सब में से कॉमन आएगा,
तो किसी इंडिविजुअल में नहीं होगा। तो हम किसी एक पंक्ति या कॉमन में एक पंक्ति या स्तंभ में से हम डिटरमिनेंट को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन पंक्ति में सॉरी मैट्रिक्स में नहीं ले सकते। समझ में आया? तो ये बेसिकली डिफरेंस इसमें हो जाते हैं। इसके बाद आता है साइन, हमें पता चल गया। तो सबसे पहले एक कोटि की आपकी डिटरमिनेंट कौन सी होगी? जिसके पास एक पंक्ति और एक स्तंभ हो। समझ रहे हो? तो अगर मेरे पास एक कोटि की ये है मैट्रिक्स है, इसको अगर हल किया जाएगा तो इसका 2 ही होगा आंसर। समझ रहे हो? 2 होगा या नहीं होगा? आपको कोई सर बढ़िया है। तो एक कोटि की पंक्ति या स्तंभ को बड़े प्यार से हल किया जा सकता है। आप सेटिस्फाई होंगे इससे, हाँ या ना? क्लियर है? अब मानो बेटा कि अगर मेरे पास 2 कोटि की, ये 1 कोटि की थी, अब कितनी 2 कोटि की है ना। कोटि मतलब जानते हो ना आप, कल समझाया था आपको। हाँ, समझ रहे हो? तो अब मान लो कि 2 कोटि की है मेरे पास, ये है A11, A12 और A21 सॉरी 121 और A22, यही होगा। क्लियर है? तो अब इसको हल करने का यानी डिटरमिनेंट का मान निकालने का तरीका क्या होगा 2 कोटि की का? अगर 2 कोटि की आव्यूह को एक, इसको पढ़ेंगे कैसे? 2 कोटि की आव्यूह का सारणिक ऐसे पढ़ाया जाता है। 2 कोटि की आव्यूह का सारणिक, 1 कोटि की आव्यूह का सारणिक। समझे? मतलब ये भाग किसका है? पूर्णतः भाग किसका? ये आव्यूह का ही एक भाग है। तो इसलिए पढ़ने का तरीका भी आप देखो कभी बुकों में तो ऐसे लिखा होगा कि 2 कोटि की आव्यूह का सारणिक। समझो? 2 कोटि की आव्यूह का सारणिक हमें निकालना है। समझ रहे हो? तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा? देखो, हमेशा याद रखना इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। अगर हमें सारणिक का अगर मान ज्ञात करना हो तो मान 2/2 की सारणिक का अगर मान ज्ञात करना तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो A11 A22 n माइनस A21 और A12 हो गया, काम खत्म। बात समझ में आएगी, हाँ या ना? अगर भाई साहब ये ऐसे मुझे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो 3 है, 4 है, 5 है और 6, तो बताओ इस सारणिक का मान कितना होगा? तो कितना होगा? 6 × 18 और 5 × 20, तो -2 हो जाएगा। -2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप कहोगे ठीक है। तो 2/2 की आराम से कर लोगे आप। एंड नाउ 3/3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को अगर हमें सॉल्व करना हो 3 कोटि की को, 2/2 की क्लियर है यहाँ पे? तो भाई 3/3 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बेटा क्या होगी? A11 A12 A13। ध्यान से समझ लेना, ये सब एक्सरसाइज सॉल्व होने की बात चल रही है। समझ रहे हो? और A31 A32 और A33, समझ रहे हो? अब इसको सॉल्व करने में ध्यान देना है यहाँ पे। पहले किसको लेंगे हम? अगर मिहाना खोलने के कई तरीके होते हैं कि आप R1 के सापेक्ष खोल रहे हो, R2 के सापेक्ष खोल रहे हो या R3 के सापेक्ष प्रसार। इसको प्रसार बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में एक्सपेंडिंग बोला जाता है कि R1 के सापेक्ष वो, समझ रहे हो? एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू R1, ऐसे इंग्लिश में बोल देते हैं, और हिंदी में बोलेंगे तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, समझ रहे हो? तो R1 R2 R3 या C1 C2 C3 किसी के सापेक्ष आप खोल सकते हो। मैं जैसे फॉर एग्जांपल R1 को ले रहा हूँ, मैं ध्यान से समझना यहाँ पे, मैं यहाँ पे बार बार अपना कंटेंट कह रहा हूँ कि मैं किसी के सापेक्ष खोल सकता हूँ, बाध्य नहीं हो कि आप R1 के ही सापेक्ष खोलोगे। समझ रहे हो? तो अगर मैं R1 के सापेक्ष इसको प्रसारण करने वाला हूँ, एक्सपेंडिंग करने वाला हूँ, तो क्या होगा? पहला टर्म कौन सा? A11 हुआ। अब इसको ढक लो, इसके सामने ढक लो, और इस यहाँ सामने ढक लो, तो आपके पास बचेगा कितना? सिर्फ ये बचेगा, A22 और A32 और A23 और A33, राइट? यहाँ देखो, हमेशा याद रखना ये प्लस ये माइनस होता है। दूसरा टर्म क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आता है? माइनस आता है। तो माइनस आएगा तो कौन सा टर्म है भाई आपका? A12। अब देखो, इसके ये ढक दिया और इसको ये ढक दिया, तो A21 A31, सही है? A21 A31 और कितना होगा? A23 और A33 एंड प्लस, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलता है। तो कितना आएगा यहाँ पे? A13 एंड नाउ ये ढक दिया, ये ढक दिया, कितना बचा? A21 A31 और कितना हो जाएगा? A22 A32 A22, सही है? अब इसको इजीली सॉल्व करके आप इसको 2/2 को भी सॉल्व करना दिखाया, इसका जो भी मान आएगा इसके साथ पहले वाले के मेरे साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे।
ठीक है। अभी देखो ये माइनस प्लस का चक्कर क्या है, बात समझना यहाँ पे। मैं आपको बताऊँ, देखो हमेशा मैट्रिक्स जो होती है ना वो आपका ए आई जे बराबर होता है बेटा -1 की पावर आई प्लस के जे और ए आई जे स्मॉल, ये होता है। अभी पढ़ोगे तुम्हें ना सारणी और सेकंडस करना है ना इनका दूसरी वाले एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर देखो आई, अगर मुझे A11 चाहिए, मुझे A11 चाहिए, तो 1 और 1 कितना हो गया यहाँ पे, 1 और 1 2 हो गया। तो -1 की पावर 2 घात होगी तो कितना आएगा यहाँ पे, प्लस आएगा, तो प्लस साइन आता है। और मुझे 1 2 चाहिए तो 1 और 2 कितने हो गए 3, तो -1 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 3, तो -1 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो इसलिए इसको रैंडमली बोल देते हैं हम, प्लस माइनस ऐसे चलता है, पहला टर्म प्लस का फिर माइनस का। तो इस तरीके से आप तीसरी वाली पंक्ति, तीसरी 3/3 की कोटि को आप इस तरीके से प्रसारण कर सकते हो, समझ रहे हो। तो यही 2 टाइप की आपको पढ़नी है यहाँ पे, आपके सिलेबस में केवल 2, अब 4 की भी हो सकती है 5 की भी, लेकिन हमें पढ़नी कितनी है, केवल 2 और 3 की पढ़नी है, समझे, दोनों को खोलना आया, क्लियर है ना। बाकी इसमें कोई डाउट बताओ, क्लियर है ना। तो जैसे आपकी पहली में दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन है आपका फर्स्ट 2/2 का दे रखा है ना, आपको मानी सारणी की ही ज्ञात करनी है ना। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। 3/3 की मैट्रिक्स को सॉल्व कर लोगे, सारणी को खोल लोगे, हाँ या ना। तो पहली एक्सरसाइज में आपको इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको दिए नहीं गए, समझ लो। है ना, आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ प्रॉपर्टियों की यहाँ पे बात करनी है, किसकी बात करनी है, प्रॉपर्टी की विशेषता बात करनी है। देखो याद रखना भाई साहब, ये जो एक्सरसाइज है आपकी 4.2, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, है ना। ये तो कट चुकी है ना, वैसे कट गई है, वही वाली बात है, ये दोनों आपकी उसकी और ये दोनों कट चुकी है ना। एक तो उसमें कटी हुई है इन्वर्स वाले में, तो फिर इसको छोड़े प्रॉपर्टी को, वेस्ट को, या समझाएं कुछ, अगर पढ़नी हो तो उसमें आप पढ़ सकते हो। ये इस पर लेक्चर तो बनाए गए, 4.2 के लेक्चर तो हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके देख सकते हो आप। अब थोड़ा सा आपको चुलगो एक्सरसाइज आ रही है इसके लिए, तो फिर तो न्यू कॉन्सेप्ट है आपका, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये पढ़ना है आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात की जाए, अगर मान लो आपके पास 3 शीर्ष दिए गए हैं, ए है, बी है और सी है, जिसके x1, y1 है, इसके x2, y2 है और x3, y3। देखो कितना बड़ा यूज़ है कि अभी तक आपने जो है, अब 2 त्रिभुजों के बड़े आसानी से प्यार से आपको ये पता है, समबाहु त्रिभुज है ना, ये आपका वो है, भुजा दी हुई थी, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आपको भुजा पता है तो आसानी से क्या कर लोगे, भुजाओं के क्षेत्रफल निकाल सकते हो भुजाओं के माध्यम से, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला था, एक तो समबाहु त्रिभुज का अलग होता है, समकोण त्रिभुज का अलग होता है, नहीं तो आपने 9th में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि हीरोज वाला सूत्र है ना, हाँ हीरोज वाले सूत्र से अगर 3 भुजा पता है तो आप आसानी से उसका क्षेत्रफल निकाल दोगे, जो भी है ना, ठीक है। लेकिन जब आपको केवल शीर्ष दिया हुए हैं, भुजा ना देकर शीर्ष दिया हुआ, तो अब कैसे निकालोगे। यहाँ पर 2 तरीके हैं, एक तो हर भुजा की बीच की दूरी निकाल लो आप, ये कैसे निकालोगे सर, ए बी के बीच की दूरी वाले सूत्र से, अगर शीर्ष दिए हैं तो आपके पास फुल लंबा पड़ेगा, फिर तो ये प्रोसीजर बहुत लंबा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पहले इनकी बीच की दूरी लगाओ, दोनों में डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओ, ए बी, ए सी और बी सी, 10th में पढ़ा है अपना बीच की दूरी वाला फॉर्मूला। अब वो तो फिर और उसको लगाकर फिर हीरोज वाला सूत्र लगाओ, तब जाकर ये इसका कहीं क्षेत्रफल आएगा। लेकिन क्या कोई और तरीका है आसान वाला, तो बिल्कुल है ना, कौन सा है, अगर मुझे बेटा एरिया निकालना है किसका, क्षेत्रफल किसका बेटा, ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का, ध्यान से समझना, यहाँ पे 1/2 कितना होगा, x1, y1 1, x2, y2, 1 और x3, y3, 1। जब मैंने आपको 10th में पढ़ाया था, मैंने बताया था ये डिटरमिनेंट है, देखो वही सिंबल है, नहीं है, अब तो वही सॉल्व करना है आपको। अब देखो जब फॉर्मूला बनाते तो हम किसके सापेक्ष खोलेंगे, उसको C1 के सापेक्ष खोलेंगे, किसके सापेक्ष प्रसारण करेंगे, इसका C1 के सापेक्ष। अब देखो C1 के सापेक्ष खोलेंगे, अभी तक सिर्फ आपने ये फॉर्मूला रटा था, ये 1/1 कहाँ से आया,
हम मान रहे हैं कि सबके यहाँ बाकी के क्या है, ये 1 1 मान के चल रहे हैं सबका, है ना, मान लिया हमने। तो देखो x1 के सापेक्ष को लूँगा पहले, x1 इसको ढका तो कितना आएगा यहाँ पे y2 मान y3 और 1 और 1, सही है, माइनस दूसरा टर्म पहला प्लस दूसरा माइनस, तो x2 मैं किसके सापेक्ष खोल रहा हूँ उसको, c1 के, r1 के सापेक्ष ना खोलकर c1 के सापेक्ष खोल रहे हैं। तो देखो ये फ्री है तो ये ढका और ये ढका, तो y1 और y ये हो जाएगा y1 y3 1 1 एंड प्लस ये रख दिया तो y1 y2 और 1 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप सहमत हो इस बात से? देखो अब इसे सॉल्व करो, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपने सीखा है, कितना होगा y2 माइनस के y3, इसका इससे और इसका बीच में माइनस आता है, माइनस x2, ये हो जाएगा y1 माइनस के y3 और यहाँ हो जाएगा x3, तो यहाँ पड़ा होगा अपना y1 माइनस के y2, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, बाकी सब में प्लस का टर्म दिख रहा है ना, तो x1 y2 माइनस के y3 प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लूँगा तो x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 कितना हो जाएगा y1 माइनस के y2। यहाँ से क्या किया, माइनस कॉमन ले तो माइनस की तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की तो माइनस की हो जाएगी। तो मैंने आपको याद कराया था 123 231 312, यही था, यही तरीका तो नहीं था, 123 231 312। देखो ये वही वाला फार्मूला पढ़ के वही आ गया, आपने जो 10th में डायरेक्ट पढ़ाया जाता है आपको कि इस फार्मूले को रट लो, है ना, 7.3 एक्सरसाइज में, क्लियर है। तो ये इसी फार्मूले को आपको यहाँ बात करनी है कि यहाँ पे आपको त्रिभुज के शीर्ष दिए जाएंगे और आप आसानी से इस फार्मूले का सूत्र लगाकर आप आराम से ज्ञात कर सकते हो, समझ रहे हो, क्लियर है। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लिए, पहले दिए गए हैं, दूसरा है ना, और ये कह रहा है कि अगर भाई साहब बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें तो कुछ है नहीं। संरेख का मतलब होता है, एक तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकाला है शीर्ष दिए हो, तो जैसे 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 5 और 6 और 1 7, ठीक है। तो आप x बन गया 2 3 आपको मान रख दिए, यहाँ पर रख दो, सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अब जैसे आपको यहाँ शीर्ष दिए होंगे 4 5 ऐसे कुछ भी दे दिया, तो आपको पता कंपेयर करो, x1 की जगह 2 है, y1 की जगह 3 है, x3 की जगह 4 है, y3 की जगह 5 है, ये 6 है, ये 7 है, रख दो यहाँ पे क्षेत्रफल वाले सूत्र में, आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि भाई साहब ये मोड रहता है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना भाई साहब कि एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि संरेख, कि अगर 3 संरेख बिंदुओं का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, तो 3 आपको दे देगा, या कुछ ऐसा करेगा जैसे यहाँ पे इसने 4 ना देकर क्या दे देगा, यहाँ पे मान लो आपको दे दिया a, तो बताइए a का मान क्या रहेगा, b का मान क्या रहेगा। एक मतलब किसी एक बिंदु को संख्या ना देकर कोई ऐसे आपको दे देगा, कैपिटल लेटर वगैरह दे देगा और आपसे मान पूछ लेगा। तो आपको यहाँ ये पता रहना चाहिए कि संरेख अगर बोल रहा है तो संरेख का मतलब क्या है। संरेख का मतलब क्या होता है पता ना, संरेख का मतलब होता है जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो, एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे तो वो क्षेत्रफल बना पाएंगे, कभी किसी त्रिभुज बना पाएंगे। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असंरेख बिंदु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। असंरेख मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एक ही रेखा में तो नहीं, अलग अलग है ना। जब जो तीनों बिंदु एक ही रेखा में नहीं होंगे तो वो कैसे होंगे, आपके संरेख होंगे। और संरेख होने का मतलब क्या होगा, त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, और त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उस जगह 0 होगा। तो संरेख कहने का मतलब कह रहा है कि अगर यहाँ पर जैसे मैं इसके बराबर क्या रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ। जब बाकी आप बिंदु को रख दोगे इसके बराबर 0 होगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से a का मान या जो भी उसने दे रखा हो तो उसका बड़े प्यार से आंसर निकाल सकते हो, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब जब भी संरेख बिंदु देगा तो लगाना तो यही सूत्र है, लेकिन उसके एरिया को बराबर किसके रखना है, 0 के। क्यों रखना है अभी बताया आपको, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो। तो इनडायरेक्टली संरेख कहने का मतलब कह रहा है वो एरिया के क्षेत्रफल कितना है, 0 है, समझ रहे हो, अपनी भाषा में दे रखा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्लियर है। दूसरी चीज़ क्या है, एक गलती करते हैं जैसे मोस्टली, अब मैं यहाँ मॉडुलस का साइन लेता हूँ, है ना, मतलब डिटरमिनेंट का साइन लेता हूँ। हमेशा याद रखना अगर यहाँ पर a है, यहाँ से मॉडुलस का साइन जब भी हटाया जाएगा तो दूसरी तरफ क्या जाएगा बेटा, इसका रूट जाता है, रूट जो है प्लस माइनस a जाता है, याद रखना हमेशा। और प्लस माइनस a दोनों में जाएगा,
मोस्टली कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ से बच्चे सिंपल हटाते हैं और ये कह देते हैं यहाँ मोड लगा हुआ तो सिंपल खोल लेते और एक बार चैनल लेकर कहानी खत्म कर देते, जिससे उनके आंसर क्या आते हैं हमेशा गलत आते हैं। समझ रहे हो, ये इसकी विशेषता होती है। जब भी आप यहाँ से एक मापक, जैसे मान लो यहाँ पर 2k प्लस के 4 दे रखा है और दूसरी तरफ कितना दे रखा है, मान लो 4 दे रखा है, तो अगर इसको आप केवल 2k प्लस के 4 लिखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, 4 का क्या लेना पड़ेगा आपको, वर्गमूल लेना, प्लस माइनस, ये चिन्ह हटाना है। तो आपको समझ रहे हो, जैसे था तो 2 प्लस के 4 बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 2, तो एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे तो k के मान एक ना रहकर कितने आएंगे, 2 आएंगे। समझ रहे हो, अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरा एक तो आंसर गलत आता, 4 तो 4 ही रहता, 4 से 4 काट देता तो 2 के बराबर कितना आता है यहाँ पे 0, तो के बराबर 0, तो कोई मान ही सेटिस्फाई नहीं होता। समझ पा रहे हो, कोई मान सेटिस्फाई होता नहीं होता, 0 आ रहा होता, जबकि इसके आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो अगर आप ये गलती करते तो आंसर कितने आएंगे आपके, रॉन्ग आएंगे, वो भी कैसे आएंगे, एक ही आएगा, 2 तो आ ही नहीं सकते। जबकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखोगे जो मैंने कराए हुए हैं उनमें आंसर 2 आए हुए हैं। समझ रहे हो, तो और अगर आपको एक्सरसाइज को बहुत डीपली समझना है तो आप देख लो, एक्सरसाइज के लेक्चर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ये मॉड नहीं होता, ये डिटरमिनेंट का साइन होता है। समझ रहे हो, डिटरमिनेंट ये मॉड नहीं है बेटा, डिटरमिनेंट का साइन है। मोस्टली बात समझो, ये मोस्टली मॉड इसलिए बोला जाता है कि ये दिखता है ऐसे, मैंने कहा था ये साइन को रिप्रेजेंटेशन करता है। समझ रहे हो, डिटरमिनेंट का साइन का मतलब कि इसका मान, अब मेरी बात समझे कहना क्या चाह रहा है, अब इसका मान कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, ये कह रहा है इसका मान कभी नेगेटिव नहीं ले सकते, यानी आप दूसरी तरफ जो भी मान होगा वो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, इसका कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर आपको पता है, जब आप यहाँ पे पहली बात, अगर ये संख्या नेगेटिव हो जाती तो नेगेटिव संख्या का कभी वर्गमूल निकाला नहीं जाता, कभी नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि इमेजरी नंबर कहला देता है ना। तो एक प्रोसेस तैयार किया गया है इस तरीके से कि अगर जब भी यहाँ से आप डिटरमिनेंट वाला साइन हटाते दूसरी तरफ क्या लेना पड़ता है, आपका वर्गमूल लेना पड़ता है। सर तो इससे आपके आंसर क्या हो रहे थे, मैथ्स बढ़िया सही कर रहे होते हैं। क्या मेरा बात समझ में आ रही है भाई साहब। अब 1-2 क्वेश्चन तुम लगा के देख लोगे ना तो आपका माइंड सेट हो जाएगा एकदम। दिए हुए हैं 1-2 क्वेश्चन इसमें, जैसे के का मान पूछ रहा है ना, तो वो वाला क्वेश्चन इसी पे आधारित है, आप देख लेना इसको, है ना। और अगला जो है हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा है भाई साहब, उपसारणिक यानी माइनर और कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर। ये भी बहुत समझने लायक चीज़ें हैं कि उपसारणिक और, समझ में आ रही नारायण, विशाल के तो एकदम सही समझ में आ रहे हो कि भाई, सचिन समझ में नहीं आता, कौन सी नींद में रहता है सचिन, सचिन हमें भी बता दो कुछ। एक लाइन याद आ रही थी मुझे कि ना जाने किन की नज़र लग गई इन पैरों को, चले ताउम्र लेकिन पहुँचे कहीं नहीं। समझ लो ये उनके लिए होती है, इनकी मंजिलें नहीं होती है ना। तो ये कहते हैं हम पूरी ज़िंदगी भागते दौड़ते तो रहे, रुके तो कहीं नहीं, मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहे, लेकिन आखिरी में जाकर पता चला हम पहुँचे तो कहीं नहीं, तो रहे तो कहीं रहे। तो वो फिर क्या करते हैं यार, पता नहीं किन की उन समय नज़र लग गई थी हमें, हम थे तो बहुत बढ़िया अच्छे थे, जैसे हमारे पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स यही कहते रहते हैं ना। तो वो वाली चीज़ें हैं। पढ़ाई इतनी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बोरिंग चीज़ है ही नहीं है जितनी बोरिंग तरीके से इनको पढ़ाया जाता है। मैं हमेशा कह रहा हूँ, अगर तुम फ्रस्ट्रेशन में पढ़ रहे हो ना तो फिर तुम मज़ा नहीं ले पाएगे, है ना। शिक्षा का एक आनंद अपना अलग है। और शिक्षित व्यक्ति ना, वो ना भीमराव अम्बेडकर का एक लाइन तुमने बहुत सुनी होगी, जो उन्होंने बोला था, सच में बहुत गहरी लाइन बोल दी थी उन्होंने, और बहुत वाकई में खूबसूरत बोली थी। आपने काफ़ी लोगों के मुँह से भी सुना होगा और कहीं पढ़ भी लिया होगा, कुछ जब से सोशल मीडिया आई है, उससे पहले तो किसी ने देखा होगा। उनका एक बहुत बड़ी लाइन थी, उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा ना वो धाड़ेगा। समझ रहे हो, वो खुद पे भी लागू कर लो। अगर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा को ना अपनाते ना तो आज जगत में उन्हें कोई पूछता नहीं। तुम ही खुद सोचो, अगर भीमराव अम्बेडकर शिक्षित नहीं होते, उस समय पढ़े लिखे नहीं होते, तो आज उन्हें कोई पूछ रहा होता। आज ये सच भी बात है कि आज हर जगह, बहुत जगह, और एक
अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है तो उनकी तारीफ करने से नहीं थकेगा, ये बात कहीं भी दोहराई नहीं है। जात पात की तो बहुत अलग की बात है, सच में नहीं थकेगा उनकी तारीफ करते, वो वाकई में इंसान बहुत अच्छे थे। अगर तुम कभी भी उनके बारे में सुनोगे, पढ़ोगे, जानोगे, थॉट देखोगे इस बंदे का, कुछ ना कुछ तो होगा उसमें, गहराई तो होगी, समझ लो। वो तो अलग बात है कि आजकल लोग जातिवाद को लेकर अपने अलग अलग चीज़ें बना रहे हो, लेकिन उसकी बात अलग है, समझ लो। तो पढ़ाई वो चीज़ है नहीं जो आपको कभी बेकार बना दे। माइनर एंड को फैक्टर की बात करते हैं, यानी सारणिक, उपसारणिक और सेकंडस की बात करते हैं। तो उपसारणिक और सेकंडस क्या होता है, मेरी बात समझना। पहले माइनर की बात करते हैं, यानी उपसारणिक की बात करते हैं कि अगर मुझे मानो उपसारणिक को रिप्रेजेंटेड किया जाता है MIJ से, समझ लो, MIJ से किया जाता है। MIJ बराबर होता है बेटा AIJ होता है, मेरी बात समझना। बहुत प्यार से लेंगे, सारी चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझेंगे हम यहाँ पर। माइनर मतलब उपसारणिक मतलब MIJ से रिप्रेजेंट किया जाता है, MIJ मतलब होता है डायरेक्टली AIJ होता है। यानी अगर मुझे M11 मुझे ज्ञात करना है तो भाई साहब कितना होगा, A11 होगा सर। कितना प्यारी सी बात है सर। अगर मुझे M31 ज्ञात करना है, यानी I की जगह 3 और J की जगह 1, तो कितना प्यारा सा आंसर होगा सर इसका कि सर A31 होगा, यही तो होगा ना। तो आराम से निकाल सकते हो आप माइनर उपसारणिक साथ आसानी से। जैसे मैंने मानो फॉर एग्जांपल मेरा 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12 ये है। तो मुझे बताओ ये कितना होगा भाई। आप कहोगे सर बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसे कोई चुलवा क्वेश्चन कोई पूछता होगा, यही होगा, हाँ या ना। अगर सर आप इसकी बात करो तो इसका मतलब ये कितना होगा, 2 होगा। आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है ना। डाउट कुछ कैसे निकलेगा। A22 अच्छा ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, है ना। जैसे मुझे ये निकालना है तो A331 का मतलब क्या होगा, A31 का ये तो ठीक है MIJ बराबर AIJ होगा, लेकिन यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, हमें A31 कैसे निकालते हैं ये समझना पड़ेगा। A31 जब हमें निकालना है तो ये रखेंगे और ये रखेंगे, ठीक है। तो हमारा एक्चुअली में आंसर कितना होगा, 4, 7, 5 और 8, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 चौके 32 और 7 पंजे 35, यानी कितना आएगा -3 आएगा, ठीक है ना। इतना होगा। और इसी प्रकार से A11 अगर हमें निकालना है तो A1 एक्चुअली में क्या होगा, A11 जो होगा वो होगा तो M11 किसके बराबर होगा, A11 के बराबर होगा। और A11 कैसे निकालेंगे आप, इसके ढगो और इसके सामने वाले को ढगो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, 10 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, 12 हो जाएगा, समझ रहे हो। कितना होगा 12 7 84 और 80, कितना है यहाँ पे 4 आया, समझ रहे हो। एक्चुअली में इस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मुझे निकालना है M22, तो किसके बराबर होगा, A22 के ही बराबर होगा। लेकिन A22 कैसे निकलेगा वो समझना, ये रखेंगे और ये रखेंगे, कितना होगा यहाँ पर 2, 9, समझ रहे हो, 2 है, 9 है और 12 और 5, तो कितना आएगा यहाँ पे 24 माइनस के 45, आंसर कितना है यहाँ पे 5 और 5 10 और 10 20, सॉरी 6 है ना, 21 होगा ना, -21 होगा, राइट। बात समझ में आया। तो माइनर यानी उपसारणिक इस तरीके से निकाले जाते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं, ये इसके तरीके से हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड की। तो हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हमें ये निकालना है, ठीक है, ये हो गया तो बराबर, तो इसका तो अलग रहेगा ही रहेगा, इसको निकालने का आपको तरीका पता ही है। ये A11, A12, A31 कैसे निकाला जाता है। अब बात करते हैं हम कोफैक्टर की, है ना, यानी सेकंड की बात करते हैं। इसमें सेकंड और सेकंडस दोनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो सेकंड की बात करेंगे तो ये होता है AIJ बराबर -1 की पावर I + K J और MIJ, ये होता है। यानी एक्चुअली में जो आप माइनर निकाल रहे थे, पहले माइनर में आप प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। कैसे, अगर मुझे A11 निकालना है तो A11 किसके बराबर होगा, -1 की पावर 1 + K 1 और M11 इसके बराबर ही होगा,
हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। और आपको पता है A11 जो है यहाँ से करेंगे कितना आएगा, -1 की पावर 2 तो कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। और यहाँ हो जाएगा M11 और M11 किसके बराबर निकलेगा, A11 के। और A11 कैसे निकलेगा वो आपको पता है। जैसे मुझे किसी का निकालना है, अगर मेरे 3×3 की मैट्रिक्स है तो मेरे पास A11 A12 और A13 और A21 A22 और A23 और A31 A32 और A33, सही है। तो अगर मुझे इसका निकालना है तो आपको बताइए कितना होगा, ये लग गया और ये लग गया, तो A22 और कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये लग गया A22 A32 और A23 और A33, समझ रहे हो, ये निकालना पड़ेगा आपको। अब ये प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि -1 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 प्लस का आएगा, इसलिए चिन्ह भी कैसा रहेगा, प्लस आएगा। तो एक्चुअली में ये मतलब होता है, समझ रहे हो। तो A11 निकालने के लिए केवल माइनस प्लस के चिन्ह में आपको फ़र्क करना पड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर यहाँ पे AI जब निकालोगे तो यहाँ पे I प्लस के J, यानी जो भी माइनर आ रहा है, जैसे मैंने मान लो फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्ट पता हो जाना चाहिए। अब मुझे निकालना 3 1, तो आप ये को 3 और प्लस के 1 कितने हो गए 4, तो -1 की पावर कितने आएगी 4, तो आंसर कैसा आना हमेशा प्लस आएगा। और कितना आएगा M311, और M311 अभी निकाल के दिखाया था, आप कैसे निकाल सकते हो, समझ लो। अगर मान लो अगर तुम्हें निकालना है A23 का मतलब कितना हुआ, 2 और 3 5, -1 की पावर 5, तो कैसा आएगा, चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि -1 में अगर दो -1 की पावर अगर n कैसा है, एक सम संख्या है, और n कैसा है, एक विषम संख्या है, समझ रहे हो। जब सम है तो कैसा होगा आपका प्लस आएगा, और अगर माइनस है तो कैसा आएगा आपका नेगेटिव आएगा, यही होता है ना। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो आपका माइनस आएगा, तो माइनस आएगा तो आपको पता है इसके किसके बराबर होगा, M23 के बराबर होगा, राइट। क्लियर है बात, समझ में आई। उपसांडिक और सेकंड समझ में आ गया आपको। तो यही आपको एक्सरसाइज में उपसांडिक और सेकंड निकालने, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस क्वेश्चन को समझो। जैसे इसने कहा कि उपसांडिक और सेकंड तो आप निकाल लोगे, लेकिन आपको इसने पूछा दूसरी पंक्ति के अवयवों को सेकंडों को प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। दूसरी पंक्ति के अवयवों का है ना, किसका, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति के देखेंगे आप, है ना। दूसरी पंक्ति का दिया, पहली पंक्ति के कहे तो सेकंड्स के उपयोग करके आपको निकालना है, सेकंडों का उपयोग करके। तो दूसरी पंक्ति की बात कर रहा है ना, दूसरी पंक्ति की बात करेगा तो हमेशा याद रखना आप, दूसरी पंक्ति की बात करेगा तो दूसरी पंक्ति क्या होती है, A21 ये होती है, आपको पता है A21 A22 और A23 ये होती है। तो A21 स्मॉल A21 प्लस के A22 स्मॉल A22 प्लस A23 स्मॉल A23। तो इसको ये तीनों आपको A21 की वैल्यू भी चाहिए, कैपिटल A21 की वैल्यू भी चाहिए होगी, यानी ये क्या है आपका सेकंड है, और ये आपको पता ही है, इसका क्या निकालना पड़ेगा, एक तरीके से माइनर ही है ना, यानी माइनर है या नहीं है। A21 निकालने का वही फर्क है, M21 के बराबर ही होगा, बात तो वही है। तो आपको इसकी भी वैल्यू चाहिए और इसकी भी वैल्यू चाहिए, उसी प्रकार से कैपिटल A22 की वैल्यू चाहिए, स्मॉल A22 की वैल्यू भी चाहिए, और कैपिटल A23 की वैल्यू चाहिए, स्मॉल A23 की वैल्यू भी चाहिए। इन जब सभी को निकाल लोगे तो इनका मल्टीप्लाई करके क्या कर दोगे, योग कर दोगे, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरी पंक्ति के सापेक्ष सेकंड का प्रयोग करके मान निकालना किसी सांडिक का। क्लियर है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे तीसरी पंक्ति के सापेक्ष करना होता तो कैसे करता मैं, कैपिटल A31 कैपिटल A32 A33 और स्मॉल A33, यही होता नहीं होता, आराम से निकाल सकते हो। उसी प्रकार से किसी स्तंभ के सापेक्ष भी निकाल सकते हो आप, C1 C2। क्लियर है ना। हाँ, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि वैसे किसी माइनर और सेकंडस निकालने के लिए। वो कभी पूछेगा भी तो पेपर में पूछेगा कि दूसरी पंक्ति के सापेक्ष, तीसरी पंक्ति के सापेक्ष या किसी स्तंभ के सापेक्ष पूछ लेगा, समझ रहे हो। अगर मोल तो बोलता था अगर पहले स्तंभ के सापेक्ष तो कैसे करते हैं, पहले स्तंभ के सापेक्ष कैपिटल A11 स्मॉल A11 प्लस वो कभी आगे पीछे लिख दो, स्मॉल A21 कैपिटल A31, यही तो होगा। क्लियर है ना। हाँ, पहले स्तंभ के सापेक्ष। क्लियर है ना। क्या हो गया सचिन, कोई दिक्कत है क्या?
कुछ तो बात क्लियर हो रही ना हो रही यहाँ पे? अब भी कोई डाउट है? इसकी दूसरी क्वेश्चन को देखो एक मिनट, है ना। इसमें जो है आप एक कन्फ्यूज़न और करोगे अपने माइंड में, मुझे पता है, उसको भी सॉल्व कर देता हूँ मैं। जैसे कि मानो फॉर एग्जांपल कि अगर ये कहता है, दूसरी पंक्ति के साफिक्स कह रहा है ना, मानो फॉर एग्जांपल सेकंड रो के साफिक्स कह रहा है, तो जैसे इसने कहा कि दूसरी रो के साफिक्स कह रहा है तो A22 का मन, मेरी बात समझना। जैसे इसने यहाँ कहा और मुझे मान लो कि ये अगर ये क्वेश्चन इसने दिया है, इस जगह क्वेश्चनों को बात समझना, ठीक है। यहाँ बात समझना कि ये कितना है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है और 9 है और 0 और 4 है, मान लो फॉर एग्जांपल ये है। और आपको इस दूसरी पंक्ति के सापेक्ष खोलना है, तो A21 में कैसे निकालोगे? A221 बराबर देखना, तो इसको ऐसे ढका और ऐसे ढका, माइनस आएगा पहली बात तो, और ऐसे ढका, सॉरी ऐसे ढक लिया और ऐसे ढक लिया, 4 का 4 तक 16 और 0, तो माइनस के 16 ही आएगा। तो A21 समझ में आ गया। लेकिन A31 क्या, सॉरी A21 कितना होगा? ये स्मॉल A21 ध्यान रखना, ये कितना होगा? 6 ही होगा, समझ रहे हो? कितना होगा? 6 होगा, मेरी बात समझना। यहाँ जब दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति के सापेक्ष कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे, मेरी बात समझना, जब माइनर की बात कर रहा हूँ तो मान लो कितना होगा यहाँ पे? A21 है ना, तो माइनर A21 किसके बराबर होगा? A21 के। लेकिन A21 किसके बराबर? माइनर में, मेरी बात समझना, यहाँ पे माइनर की बात अलग है, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। A21 के बराबर ये ढक गया और ये ढक गया, तो कितना होगा यहाँ पे? A12, A13 और A32 और A33 इसके बराबर होगा। बात समझ रहे हो ना? यानी इसकी वैल्यू के बराबर नहीं है ये। जैसे यहाँ पे वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 6 है, तो M21 6 के बराबर नहीं है। बात समझ रहे हो? 6 के बराबर नहीं, इसके उपसारण ये जो इसका जो मान सॉल्व हो गया है ना, इसके बराबर है M21। जबकि यहाँ पर A31 केवल, सॉरी A21 जो होगा ना वही मान है यहाँ पर। दोनों में बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? हाँ, तो ये ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे A22 कितना होगा? यहाँ पे A22 तो 7 ही होगा, समझ रहे हो? और A21 कितना होगा वो आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये प्लस का आएगा और निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाए। क्लियर है ना? 6 बेटा यहाँ पे हमने निकाला, 6 निकाला। A21 6 ही तो है, स्मॉल A21 है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चलो अब आगे चलते हैं। इसी एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगली वाली एक्सरसाइज को देखते हैं। अगली वाली एक्सरसाइज क्या कहती है बताओ? तो अगली वाली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको क्या ज्ञात करना है? सेकंडज और व्युत्क्रम ज्ञात करना है ना? सेकंडज और व्युत्क्रम की बात करनी है। आव्यूह का क्या करना है आपको? देखो बार बार आव्यूह आ रही है, बात वही है ना? सेकंडज और व्युत्क्रम हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट में, ध्यान रखना। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट क्या होता है, बात समझना। मैंने अभी कहा कि आपको मान लो कि इसका जो है आव्यूह का जो आपका जो वो है एडजॉइंट ऑफ ए है, वो हमेशा उसकी एक परिवर्तित आव्यूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे किया जाता है? एक परिवर्तित आव्यूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे सर? कि अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है तो क्या होगा? परिवर्तित आव्यूह होगा इसका, ए का। लेकिन आप तो कहोगे बड़ा आसान है सर, ऐसे तो यूँ निकाल दिया करेंगे हम, रसगुल्ला है। नहीं, पहले इसके क्या करने पड़ेंगे हमें? सेकंड करने पड़ेंगे इसके। पहले क्या करोगे? सेकंड निकालोगे। सेकंड निकालने के बाद एक मैट्रिक्स बनेगी। उस मैट्रिक्स जैसे कोई एक ही कोई मैट्रिक्स बी बनी, उस बी मैट्रिक्स से क्या लेना पड़ेगा आपको? परिवर्तित निकालना पड़ेगा, जब आपका सेकंडस निकलता है। समझ रहे हो? मेरी बात समझना, एडजॉइंट निकलता है। ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझते एक एग्जाम्पल से, समझ रहे हो?
जैसे मेरे पास मान लो कि कितना है यहाँ पे, मेरे पास 2 है, 3 है और 4 और 5 है, समझ लो ये है एक अभी को इन्वर्स निकालना है मुझे। क्या निकालना है? इन्वर्स। ठीक है, तो पहले क्या निकालूंगा मुझे, देखो हमेशा इन्वर्स निकालने का एक फॉर्मूला या सूत्र कह सकते हो, क्या होता है बेटा आपका? पहली बात तो ये है कि सर ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये होता है। ये मॉड ऑफ ए नहीं, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए, समझ रहे हो? इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ाया जाता है, मॉड ऑफ ए तो हम गलत पढ़ते हैं इसको। क्लियर है? तो मेरी बात देखो, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेंगे और हमेशा यार निकला कि उसी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर आपकी मैट्रिक्स होती हैं। सिंगुलर को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? संगत निकाय और असंगत निकाय, कुछ ऐसे बोलते हैं क्या, है ना? तो आपको याद रखना हमेशा, नहीं सिंगुलर मतलब होता है आपका सांड व्युत्क्रमणी, एक बार वो व्युत्क्रमणी कहलाता है। सिंगुलर का मतलब कुछ समझ में नहीं आया, सिंगुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यानी अब मेरी बात समझना, सिंगुलर का पता नहीं, देख लेना, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को देख के बता देंगे, ठीक है? सिंगुलर मतलब आपके समझते हो आप, याद रखना सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स याद रखना, सिंपल समझ जाना या कॉन्सेप्ट से समझ जाओगे। यानी उसी सिंगुलर मैट्रिक्स का सांडिक निकाला जा सकता है, व्युत्क्रमणी इन्वर्स निकाला जा सकता है जब मॉड ऑफ ए किसके बराबर हो? 0 के बराबर ना हो, समझ रहे हो? 0 के बराबर ना हो। लेकिन जब सिंगुलर जब बराबर होगा तो क्या होगी? वो सिंगुलर कहलाएगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हमेशा क्या निकलेगा? देखो क्यों मॉड ऑफ ए अगर 0 के बराबर हो गया, क्यों उसका आप भी इन्वर्स नहीं निकाला जाता है? और जब मॉड ऑफ 0 के बराबर नहीं होता, क्यों उसका इन्वर्स निकाला जाता है? मेरी बात समझना, क्योंकि आपको पता है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाने के बाद किसी का मान 1/0 का मान क्या होता है? इनडिटरमिनेंट, यानी अपरिभाषित होता है। तो कभी भी जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का मान ही 0 आ रहा होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा और उसका कभी भी व्युत्क्रमणी आव्यूह नहीं निकाला जा सकता, समझ रहे हो? तो हमेशा कैसे निकाला जाएगा? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट का मान 0 ना होकर 2, 3, 4 कुछ और हो। और इसका लॉजिकली आंसर ये है, क्योंकि नीचे 0 आ गया तो आप आंसर कभी निकाल ही नहीं पाओगे। क्लियर है? तो अब देखो डिटरमिनेंट का मान तो बड़े प्यार से तुम हंस के निकाल लोगे। जैसे मुझे मानो फॉर एग्जाम्पल ये है ना, तो देखो मैं अगर यही करता हूँ, मेरे पास देखो ये कितना मैं निकालूंगा, यहाँ पे कैपिटल A11 माइनस होगा प्लस होगा, पहला प्लस होता है, आपको पता है। क्या निकाल रहे हैं हम? ये सेकंड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? सेकंड, यानी को फैक्टर निकाल रहे हैं। पहले 2/2 की मैट्रिक्स या 3/3 की मैट्रिक्स दे रही है, उसके सेकंड निकालने पड़ेगा। तो 2 निकाला, ये रख दिया और ये रख दिया, तो कितना आया? 5 आया, वो भी प्लस का, राइट? कोई दिक्कत? उसी प्रकार से A12 निकाल रहे हैं, तो A12 मतलब ये रख गया, ये रख गया, प्लस होगा माइनस माइनस, कितना आएगा? 4। क्लियर है आपका? वो सर बिल्कुल सही है। अब उसी प्रकार से क्या निकालोगे? A21 निकालोगे तो प्लस होगा माइनस होगा, तो माइनस होगा 2 और 1 3, यानी आंसर आना है माइनस में। ये रखा और ये रखा, कितना आएगा? -3 होगा, राइट? उसी प्रकार से आप क्या करोगे? A22 करोगे तो ये रख गया, ये रख गया, 2 और 2 4, आंसर आएगा प्लस में, तो कितना आएगा यहाँ पे? 2 होगा, राइट? तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए की बात कर रहा हूँ, तो कोई मैंने बी मैट्रिक्स बनाऊंगा और दूसरी, ठीक है? कितना होगा? 5 -4 -3 और ये 2, सही है? तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए की बात करनी है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? बी, जो आपकी जो सेकंड करने के बाद जो मैट्रिक्स बनी है आपकी, होगा तो ये A11 ही, तो A11 जो आएगा, A12 तो A12 यही आएगा, ठीक है? तो उसका क्या करना पड़ेगा? मैं परिवर्तित आव्यूह करने पड़ेगा, यानी परिवर्तित करना पड़ेगा, यानी कितना होगा यहाँ पे? 5 -4 -3 और 2। क्लियर? रो को पंक्ति में, पंक्ति को रो में चेंज कर, तो ये इसका क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया, कर गया, सेकंड निकल के आ गया। क्लियर है? तो अब देखो डिटरमिनेंट का मान कैसे निकालूंगा मैं? डिटरमिनेंट का मान तो निकालना रसगुल्ला है मेरे लिए। कैसे? अभी सीख क्या है? तो ये 2 को गुणा 5 से 10 और 4 गुणा इससे तो 4 × 12, तो आंसर कितना आएगा? -2, राइट? क्लियर है? तो देखो इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कितना होगा? एडजॉइंट ऑफ ए कितना है यहाँ पे? 5 -4 -3 और 2, और मॉड डिटरमिनेंट का मान कितना? -2, हो गया आंसर।
समझ रहे हो? 2 का भाग दे सकते हो या यहाँ भी छोड़ सकते हो, या ऐसे लटका के छोड़ सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं आप -1/2 और यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 5 -4 -3 और 2। बात समझ में आई? यही रूल्स किस में फॉलो होगा? 3/3 की मैट्रिक्स में होगा। समझ रहे हो? 3/3 का पूरा कराऊंगा ना तो एक क्वेश्चन के अंदर 15 मिनट में होगा। रिवीजन टाइप में कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ लो ना। ये निकालना नहीं आ रहा, इन्वर्स निकालना नहीं आ रहा, मान निकालना नहीं आ रहा। अब देखो 2/2 की मैट्रिक्स कभी भी आपके एक नंबर में आती है तो कैसे निपटाओगे उसको? इतना बड़ा प्रोसेस थोड़ी ना अपनाओगे, ये थोड़ी ना अपनाओगे, चुलू का बात है ये तो। ठीक है, तो कैसे अपनाओगे आप? देखो डिटरमिनेंट का मान निकालना 2/2 की मैट्रिक्स का, बस खूबसूरत तरीके से निकाल सकते। 5 दूनी 10 और 4 तीन 12 -2 आना है। कितना हुआ? -1/2। अब देखो मैट्रिक्स क्या होगी, इन भाई साहब को इंटरचेंज कर दो हमेशा, 5 और 2, और इन दोनों में चिन्ह चेंज कर दो। प्लस के तो क्या हो जाएंगे माइनस के, और माइनस के क्या हो जाएंगे प्लस के। देखो यही आंसर आ रहा होगा। तो मेरा 2/2 की मैट्रिक्स इतना आसानी से निकल सकते हैं। नहीं भाई साहब, कभी भी कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, वो तो मैं ऐसे ही हेल्प के लिए बता रहा हूँ आपको, आपकी क्लास में जीनियस बनाने के लिए बता रहा हूँ। वो तो सिर्फ है ना कि आप बच्चों से मजा लो, ये कुछ नहीं, ऐसे आंसर देते हैं। जैसे अगर आपसे कोई आंसर पूछे इसका 2 3 6, तो आप कैसे दोगे 2/2 की मैट्रिक्स है इनवर्स? तो आप कहोगे अस्ते अस्ते, तो 0 जिसका तो निकलेगा ही नहीं, इसको चेंज करते हैं। अब ठीक है, तो आपको पता 6 मतलब 6 आंसर आना है, 6 × 18 और 4 × 12, तो 6 बचना है, अंतर 6 आ रहा है। और इसका देखो 6 को चेंज कर दो किससे, 6 3, और यहाँ -3 और -4, यहाँ चिन्ह चेंज कर दो, यही आएगा, निकाल के देख लेना। समझ रहे हो? 3 मैंने 4 दिन में एक चीज़ नोटिस की थी, मतलब जैसे कि अब हमारा फ्रेंड सर्किल है, आपने जैसे को बताया ना, तो हमने क्या किया कि 4 दिन में हम जाके ना ऐसे ओमेक्स सिटी है वगैरह जाके, तो वहाँ जा रहे हैं। तो कुछ लोग तो ये कि कुछ को करना है, कुछ को नहीं करना। तो शाम को मैंने यहाँ से पढ़ा के फ्री हुआ और जाकर हम भाई पहुँच गए ओमेक्स सिटी, जा रहे हैं, वहाँ की कॉफ़ी पी, 2-2.5 घंटे वैसे ही बिता दिए इन्वायरमेंट को देखने में, इधर से उधर घूमने में। ठीक है, फिर वहाँ से एक दिन कहीं वृंदावन पहुँच कर एक दिन बन गए। 4 दिन मैंने ऑब्जर्वेशन किया। 4 दिन में वहाँ से आने के बाद, जैसे मैं रात को आ रहा हूँ 9 बजे आ गया, 9:30 बजे आ गया, 10 बजे आ गया, वहाँ से आने के बाद मेरे पढ़ने का बिल्कुल मन ना करे, मेरे किताब उठाने का कोई मन ना करे बिल्कुल भी। इस असर का असर भाई साहब मेरे पास 4 दिन में मुझे को समझ में आ गया कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करना है ना, लोगों से उतने ही दूर रहो, जितनी दूरी आप बना के रहोगे उतने कामयाब होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। क्योंकि नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं खींच लेते हैं आपके अंदर की, क्योंकि तुम पूरे दिन मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम अपनी दुनिया में रह रहे हो ना, तुम पूरे 12 घंटे मेहनत करके आना और 1 घंटे सिर्फ एकांत में अपना समय बता के आना, आकर तुम स्वयं फिर पढ़ाई कर लोगे, जो करना होगा, जो तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा वो कर लोगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कहीं हुआ ही नहीं तुम्हारे माइंड में किसी तरीके का। लेकिन वहीं तुम किसी व्यक्ति के साथ चले गए 1 घंटे के लिए, तो आप देखना 1 घंटे के बाद जब वापस लौट के आओगे तो आपको मन नहीं करेगा जो आप कर रहे थे, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं अपने गोल से, उद्देश्य से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हुआ। वो क्या कहेगा, चलो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज तो मौज ले लिया हमने थोड़ी सी। तो जितने लोग जब पालोगे ना अपनी दुनिया में, जितनी सीमित दुनिया आपकी रहेगी, जितनी छोटी दुनिया आपकी रहेगी, उतनी कामयाब होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। मैं अक्सर कहता हूँ 1000 दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं 1000 दोस्त थे, जिनके 1000 दोस्त होंगे ना, इतिहास गवाह है उसने ज़िंदगी में कुछ बेहतर नहीं किया होगा। लगा लो तुम और पूछ लो किसी को, और जिस बंदे का 1 दोस्त होगा ना, कोई 1 या 2 दोस्त होगा, वो ज़िंदगी में कामयाब ही होगा और कमाल ही कर रहा होगा। जिसकी छोटी दुनिया हो गई, आप किसी को देख लो, किसी बड़े आदमी को उठाकर देख लो, उसके दोस्तों की लिस्ट जानो, वो कहेगा यार मुझे 1 साल हो गया, एक दोस्त था कॉलेज में मिला था, मैं काफ़ी दिन बाद जाकर उसको मिला। और यहाँ लोग, मेरे यहाँ इतने लोग हैं, मेरे यहाँ इतने दोस्त हैं, मेरे उस गांव में 50 दोस्त हैं, तो कामयाब होने के चांसेस भी आपके 0.011% हो जाते हैं। कितने ज़्यादा दोस्त रखोगे उतनी कॉल फ़ोन पे, उतना डिस्ट्रैक्शन आपके साथ। जितने कम लोग उतना डिस्ट्रैक्शन कम, और उतना डिस्ट्रैक्शन कम तो ध्यान कहाँ लगेगा। एक चीज़ जो, तो मेरी दुनिया छोटी है तो समय मैं किस पे दूंगा, मुझे लगेगा मैं यार कुछ मेरे पास समय बच रहा है तो मैं अपने आप पे समय दूंगा। और मेरी दुनिया बड़ी है तो कोई ना कोई मुझे आगे पूछता रहेगा, तो मैं कभी मुकेश के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी राम के बारे में बात कर रहा हूँ, कभी शाम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अपने बारे में सोचने के लिए समय मिल रहा है मुझे। कभी मिल सकता है, कभी नहीं मिल पाएगा मुझे जिंदगी में।
तो जितनी कम लिमिटेड दुनिया रखोगे ना तो उतने ही कामयाब होने की ज़िंदगी में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए। इसमें क्या था हमारा अगला जो 5 पॉइंट, इसमें इन्वर्स चल रहा था तो इन्वर्स हो गया। तो इसमें एक चीज़ टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं आपसे। जैसे पूछता है वो आपसे कि ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i बराबर 0 बराबर प्रूफ करो और ए इन्वर्स भी आपको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करोगे आप? ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको पूछने हैं कि ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i बराबर 0 दे रखा है, तो कहता है पहले इसको प्रूफ करो। तो पहले तो आप ए निकालो, ए दे रखा होगा, तो ए दे रखा है तो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे? ए गुणा ए कर लोगे, हाँ या ना। और ए क्यू निकालना है तो आपके पास क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए कर सकते हो, राइट। तो यानी ए से आप ए स्क्वायर भी निकाल सकते हो और ए क्यू भी निकाल सकते हो, कितना भी निकाल सकते हो आप। मल्टीप्लाई करना आपने सीखा, ये सबको आता है। अब मेरी बात एक समझना यहाँ पे कि भैया मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया और ए रख दिया और आई की वैल्यू आपको पता है, जितनी मैट्रिक्स जितनी ऑर्डर की कोटि की आपकी ए होगी उतनी ही कोटि की आपकी तस्मा का भी यानी आई होगी। 2 की तो 2 की और 3 की तो 3 की, ठीक है। ये तो तुम प्रूफ कर लोगे रखकर। फिर ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करोगे? जब भी ए इनवर्स फाइंड आउट करने की बात आई है तो याद रखना बेटा कि आप दोनों पक्षों में क्या करोगे? ए इनवर्स का पहले मल्टीप्लाई करोगे, गुणा, समझ लो। तो यहाँ देखो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए और 6 ए इनवर्स इंटू आई, और ये तो 0 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 2 घात और ये 1 घात, तो कितने बचेगा? यहाँ पे ए बचेगा, सही है ना। और देखो यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए मैंने कल बताया था कितना होता है बेटा आपका? आई होता है, हाँ या ना। कल ही बताया था कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ए इनवर्स का गुणा करने पे क्या आ जाए? तस्मा का भी हो जाए, तो तब भी इनवर्स तो कहलाएगी, उसका इनवर्स ही तो है। और ए इनवर्स का अगर मैं कहा था तस्मा का भी, तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो मैट्रिक्स खुद निकल कर आ जाती है। तो 6 ए इनवर्स ही हो जाएगा, राइट, 0। अगर मुझे इनवर्स चाहिए तो बाकी सबको उधर की साइड ले जाओ। तो 6 ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा? ए माइनस ए प्लस के, सॉरी यानी 5 आई, ये तो प्लस के हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? नेगेटिव ए। तो ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 आई माइनस के ए बटे 6, हाँ या ना। तो ए इनवर्स निकल के आ गया, ए की वैल्यू रख दो आप, आई की वैल्यू रख दो और सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाए। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से हल करोगे, राइट। इसके हाँ दोनों ऐसी बात है कि दोनों का डिफरेंट हो सकता है पैसे तो, क्योंकि क्वेश्चनों का दोनों का वैसे इनवर्स तो दोनों तीनों का एक ही होता है, लेकिन ये समीकरण रूप में दे रखा है। कभी जज नहीं किया? एक बार क्वेश्चन करके देख लेना, वैसे हो सकता है मे भी सेम ही हो, ठीक है। वैसे तो सेम ही होगा यहाँ तक कि हाँ ये हो तो जाएगी, पर हर जगह थोड़ी ना लग जाएगी। ये तो बना के दे रहा है वो, ये तो बना के दे रहा है ना वो। तब आप कहते जब बना के नहीं दे देगा तो उसमें बना के थोड़ी ना देता, उसमें तो केवल एक मैट्रिक्स दे देता है, लो भाई इसका इनवर्स निकालो। तो वहाँ कैसे लगाओगे? वहाँ के लिए मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, क्या बताई थी शॉर्ट ट्रिक में? एडजॉइंट निकालने का क्या बताया था? अगर आपको 3 दे रखे, जैसे 1 2 3 2 3 4 6 5 और कितना था 6 7 8, है ना। तो आगे क्या करना है? आगे की दोनों पंक्तियों क्या करना है? यहाँ पे दोहराना है, यही तो बताया था। आगे दोनों पंक्तियों दोहराना है और ऊपर वाले की दोनों लाइनों को नीचे लिखना है। 2 3 1 2 और कितना है यहाँ पे? 2 4 5 2 4, यही बताया था। मैंने ये कहा था ये काट दो, ये काट दो। तो अब ये गुणा करोगे ये, फिर ये गुणा करोगे ये, है ना, इन दोनों का, फिर इनका गुणा करोगे ये, तो आपके पास 1 आ जाएगी निकल कर। क्या? ये वाली ये वाली ये वाली, डायरेक्ट बता रहा हूँ इनवर्स निकालने का। फिर ये हो गया, फिर ऐसे ही इन दोनों गुणा करो इन दोनों का, फिर इन दोनों गुणा करो इन दोनों का, फिर इन दोनों गुणा करो इन दोनों, तीनों का 1 2 3 ये आ गए। फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर 1 2 3, ठीक है। तो आपको कितनी सारा प्रोसेस बच गया? क्या कौन सा प्रोसेस बचेगा आपका? जो आपको एडजॉइंट निकालने, सेकंड निकालने पड़ रहे थे ना, सेकंड निकालने पड़ रहे थे, आप सेकंड एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ रहा था, वो पूरा प्रोसेस आपका ये निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आएगा आपका? एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आएगा डायरेक्ट। इतनी सारी प्रोसेस को तुमने काट दिया और सिर्फ क्या निकालना है अब आपको? मतलब आपको मैट्रिक्स का मान निकालना, जो मान आएगा उसका भाग दे दो, आंसर आपका आ गया सीधा सीधा। और मान निकालना तो बहुत ईजी है आपके लिए,
क्लियर है नहीं क्लियर है? बात समझ में आई? क्या करना है, 1 2 तीनों चारों तीनों पंक्ति को लगो, पहली 2 पंक्ति को यहाँ रिपीट कर दो, ठीक है, आगे की 2 ऊपर की नीचे रख दो, बाकी इसको काट दो, फिर इसको आराम से इनको सॉल्व कर लो। समझ रहे हो क्या हुआ? क्लियर है भाई साहब? और आगे चलते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए मेरी बात, अब देखो लास्ट इसमें से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्स वाला आपको कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है, ये आपको नंबर देगा 100%। और एक क्वेश्चन और है, कौन सा आपका समीकरण वाला, जो अभी आ रहा है, जिसके लिए ये मैट्रिक्स तैयार की गई थी इन समीकरणों को। यानी अगर आपके पास ऐसे आता है 2x + के 3y + के 4z = 2, मान लो 4x + के 7y + के 6z = 8, और 9x + के 8y + के 7z = 0, मान लो 6 दे रखा है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो हमें इसे लिखना, पहले तो इसको ax = b के रूप में लिखा जाता है। ax क्या है, ध्यान रखना, a क्या है, a मैट्रिक्स है, देखो 2 2 3 4 4 7 6 9 8 और 7, यानी a जो इनके गुणांकों से बनेगी। और x का मतलब क्या होता है, कैपिटल X है, कैपिटल X का मतलब ये x y z जो आपको चर दिए गए हैं, x y और z। और b क्या है आपका 2 8 6, 2 8 और 6, राइट, तीनों समझ में आ गए। अगला प्रोसेस क्या होगा कि x बराबर क्या होगा, v a इनवर्स, ये होता है। यानी आपको जो a दे रखी है उसका क्या निकालना है, इनवर्स। और इनवर्स निकालना अभी सीख के आ रहे हो, कैसे निकालना है, जो भी इसका इनवर्स होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, b से, यानी 2 8 और 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आपका जो आंसर आएगा, गुणा करोगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, दूसरी पंक्ति का दूसरे, समझ लो इस तरीके से कर लो, मतलब जो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर यहाँ पे x और y z की तुलना कर लो, इसका x का इसके सामने होगा, y का इसके सामने होगा, z। ये प्रोसेस होता है सॉल्व करने में। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? समझ में आ गया? तो ये समझ में आ गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, स्टार लगा लो इस पर, 100% आएगा, 100 में 100%, समझ रहे हो, 100 में 100% आएगा ये। और एक इनवर्स वाला, ये मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा यहाँ तक कि इनवर्स वाला, चलो मैं एक बार को 80% डाउट में दे, लेकिन ये तो 100% वाला है, समझ लो। तो क्लियर है, ये आपको 14 चैप्टर यहाँ पर रिवीजन आपको हो जाता है समाप्त।